आशा है कि अभी तक आपने म्लेच्छराज श्रृंखला के पिछले अनुभागों को देख लिया होगा और उस पर पर्याप्त चिंतन भी कर लिया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले आप पिछले अनुभागों को देख लें ताकि आगे के विषयों को समझने में आपको सुविधा हो। ये समस्त अनुभाग आपस में क्रमशः जुड़े हुए हैं और पिछले अनुभागों को देखे बिना यदि आप सीधे आगे के अनुभागों की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से विषयों को समझने में आपको समस्या होगी या बहुत सी ऐसी शंकाएं आपके मन में उठ सकती हैं जिनका समाधान पिछले अनुभागों में किया जा चुका है। हम बात करेंगे आर्य समाज पर, किंतु आर्य समाज से पहले हम अरविंदो के विषय में कुछ बातें बताना चाहते हैं। ऐसे हमारे बहुत से दर्शकों ने टिप्पणियों में अरविंदो के विषय में प्रश्न भी किया है कि उनके विषय में आपका क्या मत है, या क्या वो म्लेच्छराज से जुड़े हुए थे, क्या उनके जीवन में कोई ऐसा षड्यंत्र या ऐसा रहस्य है जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से था। क्योंकि जब हमने इस्कॉन पर वीडियो बनाया, योगानंद पर वीडियो बनाया, तो महेश योगी पर बनाया, तो बहुत से लोगों के मन में जो इनकी एक छवि बन चुकी थी कि ये सब कोई सिद्ध महापुरुष क्रांतिकारी रहे, ये टूटी। इस छवि का विध्वंस हुआ और इस छवि के विध्वंस से ये लोग उनके षड्यंत्र से निकलने में सफल हुए। यद्यपि बहुत से लोग इस मंदबुद्धिता के स्तर पर हैं कि वो इस श्रृंखला को सुनने के बाद भी द्वेष से घिर जाते हैं कि ये हमें गाली दे रहा है। गाली नहीं दे रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे शिकारी के चंगुल से निकाल रहा हूं। जिन लोगों को तुम महान समझकर, जिन लोगों को तुम भक्त और संत समझकर जिनके पीछे जा रहे हो, उनका काला सच ये है, ये बता रहा हूं। आर्य समाज के विषय में भी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि जिन आर्य समाजियों को भी आर्य समाज की स्थापना से जुड़े, आर्य समाज के विस्तार से जुड़े, आर्य समाज को कहां से फंडिंग मिलती थी, वो स्पॉन्सर्स किस प्रकार की विचारधारा के थे, उनका मोटिव क्या था, इसको नहीं जानते। और जो आर्य समाजी केवल दयानंद सरस्वती को एक महान क्रांतिकारी किंबा कहें तो महर्षि के समतुल्य समझकर उसके षड्यंत्र में फंसकर मान्य सनातन धर्म की ही सैद्धांतिक विरोध में उतर गए हैं, उनको सतर्क करते हुए उनको वहां से निकालने के लिए उत्प्रेरित करना और जो लोग फंस रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रयासरत रहना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आर्य समाज के रहस्य को प्रकाशित करने से पूर्व हम आपको अरविंदो की ओर ले जाना चाहेंगे। अब अरविंदो एक ऐसा व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास में जो खूंखार नहीं है, जिसने व्यापक रूप से इस्कॉन इत्यादि के समान दीक्षा अभियान नहीं चलाए, जिसने विवेकानंद के समान बाहर जाकर बहुत अधिक भाषण नहीं दिए, जिसने महेश योगी के समान कोई अलग से कल्ट नहीं बनाया जो लोगों को उड़ना सिखावे या सीआई इत्यादि के साथ विश्व शांति पर चर्चा करने का प्रयास करे। अरविंदो इन लोगों की अपेक्षा अधिक गुमनाम व्यक्ति रहा, लेकिन जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उसके सर्कल में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अरविंदो के संस्थान में एक मातृ मंदिर का या मातृ संस्थान का नाम लिया जाता है। सामान्यतया हिंदुओं को क्या लगता है कि अरविंदो किसी देवी के उपासक थे और वो देवी के समर्पण के लिए या माताओं के सम्मान के लिए कोई मातृ मंदिर या मातृ संस्थान का निर्माण कर रहे थे या इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। मातृ मंदिर जो अरविंदो की संस्था है, वो मातृ मंदिर में मातृ कौन है? द मदर। मदर कौन है वहां पर? मदर कोई जगदम्बिका जगत जननी नहीं है, एक यहूदी महिला, 2 बार की शादीशुदा तलाकशुदा यहूदी महिला को इन्होंने मां बना रखा था और मदर के नाम से उसको संबोधित करते थे और उसी की स्मृति में इन्होंने मातृ संस्थान या मातृ मंदिर खोल रखा है। ये बात है। अब ये यहूदी महिला कौन थी और अरविंदो का क्या संबंध था इससे, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अरविंदो फ्रीमेसन्स था या नहीं था, क्योंकि फ्रीमेसन्स म्लेच्छराज के अभियानों को प्रौढ़ता से आगे बढ़ाने वाली एक प्रधान संस्था है। अच्छा, फ्रीमेसन्स से अरविंदो का जिस प्रकार से विवेकानंद का संबंध सार्वजनिक है, उस प्रकार से अरविंदो का संबंध सार्वजनिक नहीं था, लेकिन फ्रीमेसन्स से अरविंदो जुड़ा हुआ था। घोषित रूप से नहीं, लॉज में नहीं गया था, मतलब उसका एडमिशन नहीं हुआ था फ्रीमेसन्स के रूप में आधिकारिक रूप से, किंतु फ्रीमेसनरीज के साथ उसके निकट संबंध थे और इस बात की पुष्टि स्वयं अरविंदो ने की है जब उससे पूछा गया था। कब पूछा गया था, किसने पूछा था, तारीख बताऊंगा, व्यक्ति का नाम बताऊंगा, सब बताऊंगा। इससे पहले एक बात जान लीजिए कि अरविंदो के मरने के बाद एबी पुरानी
ने शिमला में एक भाषण को कोट किया है। कहां पर भाषण दिया गया था, कब दिया गया था? जून महीने 1953 के जून महीने में शिमला में जो फ्रीमेसन्स का लॉज है, फ्रीमेसन्स का हॉल है, वहां पर एक भाषण दिया गया था जिसको एबी पुरानी ने रिकॉर्ड किया है और टॉक ऑन श्री अरविंदोज फिलोसफी ये उसका विषय था। तो फ्रीमेसन्स के हॉल में आधिकारिक रूप से होने वाले सेमिनारों में अरविंदो के विषयों पर, अरविंदो के व्याख्यानों पर या अरविंदो के चिंतन पर व्याख्यान होते रहते हैं, जिसमें एक उदाहरण हमने आपको दिया। अरविंदो ने खुद से भी एक स्पिन ऑफ संस्था बनाई थी। स्पिन ऑफ किया उसने किसको? फ्रीमेसन्स की ही विचारधारा को। किंतु उसमें पॉइंट जोड़ा गया कि हमारी इस संस्था के जो भी सदस्य बनेंगे, हमारी इस गुप्त संस्था के जो मेंबर्स बनेंगे, वो एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम भारत भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं, यद्यपि विश्व युद्ध आदि के समय अरविंदो ने, प्रथम विश्व युद्ध के समय अरविंदो ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी, अपितु अपेक्षाकृत सहयोग ही दिया था और अरविंदो से जुड़े लोगों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। किंतु अरविंदो ने जो संस्था बनाई थी, उस संस्था में जो व्यक्ति सम्मिलित होता था उसको एक शपथ लेनी होती थी कि वी विल मेक द इंडियंस फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। हम भारतीयों को अंग्रेजी सत्ता के शासन से मुक्त कराएंगे। यद्यपि मुक्त कराने के लिए इन्होंने क्या किया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्राप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि ये लोग सामूहिक रूप से ध्यान करते थे और ध्यान शक्ति के माध्यम से ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चेतना युक्त करते थे, उसको प्रकाशित करते थे, ये इनका दावा था। और इस संस्था का नाम रखा गया था लोटस एंड डैगर सोसाइटी। कमल और ऊपर में खंजर का निशान होता था, खंजर का चिन्ह होता था। तो लोटस एंड डैगर सोसाइटी के विषय में आपको गूगल इत्यादि पर भी बहुत कुछ मिल जाएगा। किंतु एक पक्ष यह भी कहता है कि लोटस एंड डैगर सोसाइटी वस्तुतः बैफोमेट के माथा का ही एक परावर्तित रूप है। अस्तु, हम इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लोटस एंड डैगर सोसाइटी हमारा प्रधान उद्देश्य नहीं है। हमारा प्रधान उद्देश्य है अरविंदो एंड द मदर। तो हम पहले अरविंदो के विषय में चर्चा कर रहे हैं आपसे। अरविंदो से निरोधवरन ने जो वार्तालाप किया था, निरोधवरन ने पुस्तक भी लिखी है टॉक्स विथ अरविंदो के नाम से। शाम को 5:30 बजे, ठंडी का समय था तो लगभग 5:30 बजे तो सूर्यास्त ही हो जाता है। 14 दिसंबर 1938 ईस्वी को अरविंदो से वार्तालाप करते हुए शाम को 5:30 बजे निरोधवरन की जो वार्तालाप चल रही थी उसमें बहुत से लोग थे। तो मणिलाल डॉक्टर का अरविंदो से संवाद यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। मणिलाल पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मैडम ब्लावात्स्की? अब ब्लावात्स्की को आप याद रखेंगे, ये ब्लावात्स्की बहुत महत्वपूर्ण पात्र है अरविंदो के लिए भी, दयानंद के लिए भी। इसीलिए मैंने कहा कि आर्य समाज को जानने से पहले आप अरविंदो को जानें, क्योंकि मैं जिन विषयों पर बात करने जा रहा हूं, हमारे पूर्वाचार्यों ने आर्य समाज से जिन विषयों पर शास्त्रार्थ किया है वो विषय क्या थे? मूर्ति पूजा वेद में है कि नहीं, पुराण प्रमाणिक है कि नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म से माने या कर्म से माने, इन सभी विषयों पर शास्त्रार्थ होता रहता था। और जिन विषयों पर शास्त्रार्थ हो रहा है उन विषयों में कई बार पराजित होने के बाद भी आर्य समाज पुनः 10-20 साल के बाद उठकर वही कुतर्क करने लगता है। और इन विषयों पर हम आगे अनुभागों में चर्चा करेंगे, इसीलिए अभी यहां पर विस्तार नहीं देंगे इसको, क्योंकि फिर उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, उन प्रमाणों पर भी चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि दयानंद सरस्वती के सार्वजनिक चेहरे के पीछे का चेहरा क्या था और इसको संदर्भित भी करेंगे कि इन बातों का स्रोत क्या है। ये नहीं कि केवल कह दिए। ऐसे इस्कॉन इत्यादि पर भी हमने जो कहा है सारी बातों का प्रमाण हमारे पास है, लेकिन लोग क्या है, शोध नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि मुझे स्क्रीनशॉट दो। अब स्क्रीनशॉट देने के लिए हमको बैठकर वीडियो एडिट करना पड़ेगा और वीडियो एडिट करते करते रहने के लिए 1-1 घंटे के वीडियो के लिए मेरे पास उतना समय नहीं है। इसीलिए वीडियो में ही बोलकर हमने सारे नाम बता दिए कि इस पुस्तक में है या इस तारीख को बोला गया, इस जगह पर बोला गया, इस व्यक्ति के सामने बोला गया, ये सारे रिकॉर्ड हमने दे दिए। और एक योजना पर हम यह भी कार्य कर रहे हैं कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में हम इस पूरी म्लेच्छराज श्रृंखला को खंड में प्रकाशित करके पुस्तक का भी प्रारूप प्रदान करें। मतलब जो बातें हम म्लेच्छराज श्रृंखला में बोल रहे हैं उनका पूरा संदर्भ सप्रमाण देते हुए हम एक पुस्तक श्रृंखला भी निकालें जो हिंदी में भी प्रकाशित हो और अंग्रेजी में भी प्रकाशित हो। और ये पुस्तक श्रृंखला जब तक म्लेच्छराज का वीडियो चलेगा तब तक ये प्रकाशित भी चलेगी, लेकिन ये भविष्य की योजना है। अभी उस योजना के लिए ना हमारे पास समय है और ना संसाधन है। अस्तु, लेकिन ये होगा, ऐसा मेरा भाव है।
और संबंधित लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो हम यह बता रहे थे कि मैडम ब्लावात्स्की जो है उसका आप नाम याद रखेंगे, ये महिला बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आर्य समाज वाले श्रृंखला में, क्योंकि इस महिला के ही द्वारा जो गतिविधियां की गई वो आर्य समाज के आधारभूत ढांचे में जान डालने का काम करती है। अब जिन विषयों पर हमारे पूर्वाचार्यों ने शास्त्रार्थ किया है उसमें ये सब बातें नहीं थी, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों के पास उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे या ऐसी रुचि नहीं थी या उनका कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं था जो इन विषयों पर वो शोध करें या इन विषयों पर ध्यान दें। लेकिन चूंकि हमारा जो संसाधनात्मक सामर्थ्य है और जो अध्ययनात्मक क्षेत्र है वो दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम शास्त्रीय बातों के साथ साथ इन षड्यंत्र संबंधी बातों पर भी रुचि रखते हैं, शोध करते हैं और उनसे जो बातें निकल कर आती हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो मणिलाल ने पूछा था अरविंदो से, कब पूछा था? 14 दिसंबर 1938 को 5:30 बजे शाम को निरोध वरन ने इसको दर्ज किया है, क्योंकि वहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी था। तो मणिलाल ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मैडम ब्लावात्स्की? तो अरविंदो ने कहा, शी वाज अ रिमार्केबल वुमेन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संभ्रांत महिला रही। तो अरविंदो से सीधा प्रश्न किया मणिलाल ने, वेर यू एवर अ फ्रीमेसन, क्या आप कभी भी फ्रीमेसन के सदस्य रहे हैं? तो अरविंदो ने मना किया, बोले मैं नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई रहा है, मेरा बड़ा भाई था। अरविंदो क्या कहता है, माई एल्डेस्ट ब्रदर वाज, आई गैदर्ड दैट देयर वाज नथिंग इन इट बट इट सर्टेनली हैड समथिंग व्हेन इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड। अरविंदो ने ऐसा अनुभव किया कि हालांकि अरविंदो आधिकारिक सदस्य नहीं था फ्रीमेसन्स का, लेकिन चूंकि इसका बड़ा भाई था तो फ्रीमेसन्स के समारोह में इसका आना जाना था प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक काल में। और इसने यह अनुभव किया, अपना अनुभव बताया कि फ्रीमेसन्स में बात तो थी, कोई दम तो था, लेकिन पहले की तुलना में अभी वो बात उसमें नहीं रही। पहले की जो सिद्धांत थे, पहले की जो कार्यशैली थी, उसके सापेक्ष वर्तमान जो फ्रीमेसनरीज हैं उनमें वो दम हमें नहीं लगता है पूर्वों की तुलना में, पूर्वजों की तुलना में। तो फिर इसने कहा, कैग्लियोस्त्रो के बारे में तुम जानते हो क्या? कैग्लियोस्त्रो एक बहुत ही रहस्यमयी फ्रीमेसन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीमेसन रहा है। तो क्या कहता है, हैव यू हर्ड ऑफ कैग्लियोस्त्रो? ही वाज अ मैस्टिक फ्रीमेसन विथ अ ग्रेट प्रोफेटिक पावर। और ये जो फ्रीमेसन का सदस्य था कैग्लियोस्त्रो, और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीमेसन म्लेच्छराज के नीचे काम करने वाली प्रधान संस्थाओं में से एक है, जैसे कि स्कल एंड बोन्स है, जैसे कि इल्यूमिनाती है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स हैं, वैसे ही फ्रीमेसन्स है। लेकिन फ्रीमेसन्स अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता से सार्वजनिक काम करती है। तो फ्रीमेसन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैग्लियोस्त्रो। और कैग्लियोस्त्रो क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वो भविष्यवाणी किया करता था। और भविष्यवाणी, हालांकि मैंने आपको पिछले अनुभाग में बताया है कि वृक्षराज के अनुयायी भविष्य की बातों को जानने के लिए या उनके संकेत को प्राप्त करने के लिए किन पिशाचों की आराधना करते हैं। तो आप लोग इसका जो वर्णन है वो वृक्षराज श्रृंखला के ही 12 से लेके 17-18 भाग के मध्य आप देख सकते हैं, 20 भाग तक भी आप जा सकते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार उसको। उसमें बहुत से ऐसे पिशाचों का हमने वर्णन किया है। तो ये जो कैग्लियोस्त्रो था वो भविष्यवाणी करने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेता था और ना इसको पैसे में रुचि थी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसके पास सोना बनाने की कला थी, कीमियागर था ये। जैसे हमारे यहाँ नागार्जुन का नाम लिया जाता है, हमारे यहाँ पारद संहिता का नाम लिया जाता है, रसेंद्र पुराण का नाम लिया जाता है, वैसे ही फ्रीमेसन में ये जो कैग्लियोस्त्रो था ये सोना बना सकता था, ये अल्केमिस्ट भी था। इसीलिए बाहरी जगत के पैसे से इसको मतलब नहीं था। तो इसने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी, जैसे कि फ्रांस की क्रांति की कैग्लियोस्त्रो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे कि बास्ती में कब्जा करना और राजा और रानी को गुलेटिन से काट देने की इसने भविष्यवाणी की थी। इसने भविष्यवाणियों में यह भी बताया था, मतलब बताता था कि जैसे घोड़े की रेसिंग हो रही है तो कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो इससे क्या होता था, इसकी भविष्यवाणी का आश्रय लेकर लोग घोड़े पर दांव लगाते थे, खूब पैसा कमाते थे। लेकिन इससे क्या हो गया, ये संकट में पड़ने लगा, क्योंकि जब घोड़े में रेस हो रही है घोड़ों की और ये पहले ही बता देता था कि ये वाला घोड़ा जीतेगा, तो लोग उस पर दांव लगाते थे। इससे एक फेयर चांस ऑफ बिडिंग का खत्म हो जाता था मामला। इसीलिए जो लोग हारते थे वो कैग्लियोस्त्रो के दुश्मन होने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ, कैग्लियोस्त्रो को उसके विरोधियों ने षड्यंत्र करके फंसाया, जेल में डाला और वहीं पर वो मर गया, ये कैग्लियोस्त्रो।
ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो फ्रीमेसन्स से जुड़ा हुआ था, यहूदी था और फ्रीमेसन्स का सदस्य था, इसका नाम था नोस्ट्राडामस। अब नोस्ट्राडामस के समय फ्रीमेसन्स इस प्रारूप में थे या नहीं थे, ये विवाद का विषय है, क्योंकि फ्रीमेसन्स ये शब्द कितना प्राचीन है ये भी चर्चाओं में विवाद का विषय रहा। इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन्स, ये सब जो टर्म्स हैं ये किस समय से आए। लेकिन बात ऐसी है कि जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो तो पुराना है, जो कार्य प्रणाली है वो तो पुरानी है, इसकी रीब्रांडिंग की जाती है बार बार अलग अलग समय में। तो ये भी उसी गिरोह का सदस्य था। कौन? नोस्ट्राडामस। और नोस्ट्राडामस यहूदी था। तो ये क्या कहता है, हैव यू हर्ड ऑफ नोस्ट्राडामस? नो, ही वाज अ जू। At that time, the Jews had a lot of knowledge. He wrote a book of prophecy in an obscure language and foretold, among other things, the execution of Charles I, चार्ल्स प्रथम का दंडित होना, the establishment of the British Empire, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, and the lasting of the empire for 330 years, और ब्रिटिश एम्पायर के बनने के मतलब प्रारंभ होने के 330 साल के बाद उसका अंत होना, ये सब नोस्ट्राडामस ने पहले ही बताया था। तो निरोधवरण ने यहां पूछा है कि देन देयर इज अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट गोज, कि तो हम लोग जो अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये 38 में बात हुई है, 1938 में ये वार्तालाप हुआ है। तो निरोधवरण ने पूछा कि भाई अब अगर 330 साल अंग्रेजों का राज्य चलना है तब तो बहुत समय है अभी भारत के अंग्रेजी शासन मुक्त होने में। तो अरविंदो ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नो, इट इज टू बी काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटेन्स कॉलोनीज, दैट मीन्स फ्रॉम जेम्स वन, इन दैट केस इट शुड एंड नाउ। तब अरविंदो ने कहा था 38 ईस्वी में ही, 1938 में नहीं, अगर हम नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी पर चिंतन करें तो जेम्स प्रथम के समय से ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी स्थापना करना वैश्विक स्तर पर प्रारंभ किया था। तो वहां से अगर देखें तो अब लगभग वो समय आ गया है कि ब्रिटेन की सत्ता जाने वाली है, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार। और 38 में ये बात हुई और उसके 8-9 साल के बाद आप देख सकते हैं कि 1947 में अंग्रेजी सत्ता का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है भारतीय शासन व्यवस्था में, वो समाप्त हुआ था। हालांकि पूरी तरीके से नहीं हुआ है समाप्त, अंदरूनी व्यवस्था तो वही चल रही है, लेकिन बाहर से एक जो उसका जो फ्रंटियर था, जो प्रत्यक्ष उसका प्रभाव था, या जो सामने आकर जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो लोग शासन को, वो नहीं देखने को मिलता है। तो अरविंदो ने ये 38 में कहा था नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी को डिकोड करके, और ये एग्जीक्यूट होते हुए 47-48 में ये बात हो गई थी। 7 साल उधर, 2 साल इधर। 2 साल भी क्या, 38 तो पूरा खत्म ही हो चुका था, 14 दिसंबर को बात हो रही है। तो ये किसने कहा? अरविंदो ने कहा। तो अरविंदो एक प्रखर मस्तिष्क का व्यक्ति तो था, उसमें कुछ देखने की बात थी कि वो चीजों को समझ सकता है, वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो सीक्वेंस जोड़ सकता है, सीक्वेंस के आधार पर एक आउटकम पर वो चिंतन कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है? अरविंदो वाज डिबेटेडली और विथ प्रूफ्स अ सपोर्टर ऑफ फ्रीमेसन एंड वाज सर्कल्ड बाय द पीपल हु वर्क फॉर फ्रीमेसन। तो फ्रीमेसन के लिए काम करने वाले कौन से लोग प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे अरविंदो से, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। द मदर जिसको ये मातृ सदन की मातृ के रूप में देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं, वो एक यहूदी महिला थी। तुर्की और मिस्री, इन दोनों रक्तों से उसका जन्म हुआ था। मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों देखें तो एक ब्लड लाइन इसकी तुर्की से थी, दूसरी ब्लड लाइन इजिप्ट से थी। तो तुर्की और मिस्री खून से इसका जन्म हुआ था, और ये माता पिता दोनों यहूदी थे, तो ये भी यहूदी थी। और इसका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1878 ईस्वी को, और ये बहुत लंबा समय जी, मतलब ये मरी है 1973 में, 17 नवंबर 1973 में मरी है। और जन्मी कब थी? 21 फरवरी 1878, मतलब ये लगभग 95 साल जी गई थी। कहां जन्म हुआ था इसका? पेरिस में जन्म हुआ था। और पेरिस में जन्म हुआ, उसके बाद बचपन से इसकी रुचि तंत्र मंत्र, वहां के जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे हुई, ये पुस्तकों को पढ़ती रहती थी, जानती रहती थी। इसने कहा अपने अनुभवों में कि मुझे एक व्यक्ति दिखता था अपने विजन्स में जो बहुत काला था और भारतीय या एशियाई मूल का लगता था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? इसने कहा कि मुझे लगा वो कृष्ण है। हालांकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लोग अरविंदो के समर्थक हैं, या अरविंदो के, या कोई भी समर्थक किसी का भी हो, तुम आर्य समाजियों को ले लो, तुम विवेकानंद के अनुयायियों को ले लो, तुम इस्कॉन के अनुयायियों को ले लो, तुम किसी के भी अनुयायियों को ले लो, वो अनुयायी अपनी बुद्धि विवेक खोकर ही वहां जाता है और ऐसा डूबता है उसमें। चाहे बागेश्वर वालों को ले लो, रामभद्राचार्य वालों को ले लो, यहां तक कि शंकराचार्य के भी अनुयायी, वो क्या करता है कि जब वहां पर जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो एक सर्कल में बंधती है,
और वो उसके विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहता, पसंद नहीं करना चाहता, समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई ऐसी बात उसको सुनने में मिल रही जो तथ्यात्मक भी हो, जो वास्तविक भी हो, और मैं इसमें अपने समर्थकों को भी कहूंगा, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कई बार, मेरे समर्थक स्वयं बिना किसी तैयारी के मेरे विरोधियों से भिड़ते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि वो ऐसा कर, आप उत्तर दीजिए। अरे भैया, तुम भिड़ने क्यों गए थे? अगर मैंने कोई बात कही तो मैं कह सकता हूं, भिड़ो वहीं पर जहां तुम्हारे पास तैयारी हो। इसीलिए मैं अपने अनुयायियों को सदैव ये कहता हूं कि तुम मेरे अंधभक्त मत बनो। कहीं पर भी अनावश्यक समर्थन या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले चीजों को देखो तो, समझो तो, अपनी बुद्धि तो बढ़ाओ, आखिर संसार को देखो तो क्या चल क्या रहा है, किस आधार पर कौन सी बात कही जा रही है, उस आधार के पीछे का उद्देश्य क्या है, प्रमाण क्या है, स्रोत क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो क्या होता है कि कोई भी अनुयायी किसी का बनता है या समर्थक बनता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व की छाया में आ जाता है। उसके व्यक्तित्व की छाया में जब आता है तो अपना व्यक्तित्व उसका घुलने लगता है, समाप्त होने लगता है। जैसे एक बड़े वृक्ष की छाया में एक छोटा सा पौधा रख दे तो उस छोटे पौधे की छाया दिखती ही नहीं है, क्योंकि बड़े वृक्ष की छाया के नीचे है। छोटे पौधे की छाया तो बाहर धूप में दिखेगी ना। तो बड़े, जिसको आप बड़ा मानते हैं, विद्वान मानते हैं, उसकी छाया में आपकी छाया समाप्त हो जाती है। फिर आप वैसा ही सोचते हैं जैसा वो सोच रहा है, वही करते हैं जो वो कर रहा है। आपका स्वतंत्र भाव वहां पर नहीं रह पाता। हाँ, ये अवश्य है, शास्त्रीयता ही सर्वोपरि है। शास्त्रीय चिंतन के इतर कृत्य अकल्याणकारी है, किंतु जहां कोई बात कही जा रही है वहां कम से कम तथ्यों पर चिंतन अवश्य होना चाहिए कि ये जो कह रहा है उसके कारण क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब भी देखना चाहिए। तो क्या होता है कि जिसको आप महान मानते हैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं सुन पाते, और जब सुन नहीं पाते तो अगर सामने वाला कोई तथ्यात्मक बात भी कह रहा है तो आप उसका विरोध करने लग जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, मैंने ट्विटर पर विद्या बालन और कविता कृष्णन इत्यादि को खूब गालियां दी थी। क्यों गालियां दी थी? क्योंकि समाज में अश्लीलता फैलाकर फ्री सेक्स की डिमांड करके वो हिंदुओं की मूल संस्कृति पर ही आघात कर रहे थे, तो हमने ठीक ठाक गालियां दी थी। अब मेरे विरोधियों ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रसारित करना आरंभ किया कि ये तो स्त्रियों को गाली देता है। मैंने कहा मैं दोबारा गाली दूंगा, लेकिन क्या हुआ, क्यों गाली दूंगा? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उन्मुक्त सेक्स की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, हर व्यक्ति किसी भी स्त्री पुरुष को आपस में आकर्षण हो जाए तो रमण करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो गाली दूंगा ही, और ये हर सभ्य व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो मेरे बहुत से समर्थकों ने कहा कि ये स्क्रीनशॉट फर्जी है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखो, अगर कोई स्क्रीनशॉट वास्तविक है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं कि वास्तविक है, चाहे वो आईडी चालू हो या बंद हो चुकी हो। लेकिन अगर कोई वास्तविक नहीं है तो मैं कहता हूं वास्तविक नहीं है। इसीलिए मैंने कभी भी इस प्रकार का असत्य भाषण नहीं किया कि अगर कोई असली स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा है जहां मैंने गाली दी भी हो तो मैं नकार दूं, ऐसा मैं नहीं करता। लेकिन मेरे समर्थकों ने क्या कहा? कुछ नहीं, कि नहीं ये स्क्रीनशॉट फर्जी है। फिर मैंने समझाया नहीं, स्क्रीनशॉट असली, और पूरा प्रकरण ये है, इस कारण से हमने इस व्यक्ति को इस प्रसंग में ऐसा कहा। तो ये सब बातें होनी चाहिए, तथ्य पर चिंतन होना चाहिए। अस्तु, मैं बात कर रहा था मदर की। कौन सी मदर? जो मातृ सदन की आराध्या बन गई हैं, और जो एक यहूदी महिला थी जिनका जन्म हुआ था पेरिस में, और बचपन से ये बातें विजन में इनको आती थी, ऐसा इन्होंने दावा किया था। एक काले रंग का भारतीय मूल का व्यक्ति दिखता था जिसको एक कृष्ण भगवान मानने लगी थी। इन्होंने कहा मुझे विजन में जो दिखता था वो कृष्ण थे, ऐसा, क्योंकि आकर्षक दिखता था, काले रंग का था, भारतीय जैसा लगता था, तो वो कृष्ण हो सकते हैं। यद्यपि मुझे इस बात से सहमति नहीं है। हो सकता है कि वो कोई पिशाच भी हो, असुर भी हो, और वो कोई छलावा भी हो सकता है हेलुसिनेशन भी हो, या हो सकता है कोई वास्तविक सत्ता भी हो, लेकिन वो सीधे भगवान कृष्ण थे, इस बात में मुझे आस्था अभी के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर तो नहीं है। अस्तु, अब ये बहुत भटकी, देश विदेश में खूब घूमी, बहुत से लोगों से मिली। मैक्स थियन एक बहुत बड़ा तांत्रिक था उस समय उस क्षेत्र का। मैक्स थियन पिशाचों की खूब आराधना किया करता था, बड़ा अकल्टिस्ट था। तो मैक्स थियन के भी परिचय में आई, और मैक्स थियन के परिचय में एक व्यक्ति और था, उसका नाम था पॉल एंटोनी रिचर्ड। पॉल एंटोनी रिचर्ड का जन्म हुआ था 21/6/1874 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? मदर का, इसका वास्तविक नाम था मीरा अल्फासा। तो मीरा अल्फासा जो थी वो 21 फरवरी 1878 को जन्मी थी, उनसे 4 साल बड़ा था ये। 21 जून 1874 को, 21 जून ही वह तारीख है जब कुछ पिशाचों की विशेष आराधना करते हैं हम लक्षराज के अनुयायी। 21 जून को ही, उसी दिन इसका जन्म भी हुआ था। कब हुआ था? 1874 की 21 जून को हुआ था। तो उस समय मैक्स थियन के पास ये तांत्रिक विद्या सीखने जाया करता था। मैक्स थियन क्या था? पश्चिमामनाय तंत्र का एक विशेषज्ञ था, आसुरी उपासक था। और उसी मैक्स थियन के पास तंत्र विद्या सीखने के लिए कौन जाती थी? मीरा अल्फासा। अब मैक्स थियन ने इन दोनों का परिचय कराया था,
उस समय पॉल एंटनी रिचर्ड भी शादीशुदा था और ये जो मीरा अल्फासा थी वो भी शादीशुदा थी। इसकी शादी अक्टूबर 13 1897 ईस्वी में ही हो चुकी थी हेनरी मॉरिसेट से। फ्रांकिश हेनरी मॉरिसेट जो कि एक चित्रकार हुआ करता था, उससे मीरा अल्फासा का विवाह हो चुका था 13 अक्टूबर 1897 ईस्वी को। अच्छा, ये पॉल एंटोनी रिचर्ड भी शादीशुदा था। किनसे इसकी शादी हुई थी? एम्स्टरडम की लेडी थी विल्हेमाइन वैन ऑस्टविन। तो विल्हेमाइन वैन ऑस्टविन से इसकी शादी हो चुकी थी। एम्स्टरडम की लेडी थी ये। किसकी शादी हुई थी? पॉल एंटनी रिचर्ड की। और इधर मीरा अल्फासा की शादी हुई थी 13 अक्टूबर 1897 को। एक चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार था, पेंटर था, फ्रांकिश हेनरी मॉरिसेट, उससे हो चुकी थी। अब ये दोनों शादीशुदा लोग, इधर से पॉल रिचर्ड, उधर से मीरा अल्फासा, पहुंचते कहां हैं? मैक्स थियन के पास तंत्र विद्या सीखने के लिए। मैक्स थियन जो है इन दोनों की मित्रता कराता है और अपने अपने पार्टनर्स को तलाक देकर ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। समझ रहे हो कनेक्शन? अब यहां पर मजे की बात क्या है कि मैक्स थियन स्वयं भी फ्रीमेसन्स का एक समर्थक सदस्य था एवं ये जो पॉल रिचर्ड है उसने 1905 ईस्वी में आधिकारिक रूप से फ्रीमेसन्स ज्वाइन किया था। ये फौज में भी था, ये लड़ता भी था, विश्व युद्ध में इसने भाग भी लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में पॉल रिचर्ड ने। तो ये शादी कब हुई थी? 1905 में फ्रीमेसन्स में जुड़ा था। फिर मैक्स थियन के साथ इसने तंत्र विद्याएं सीखने प्रारंभ की। उसी समय मीरा अल्फासा से इसकी भेंट हुई। तो मीरा अल्फासा ने तलाक दिया फ्रांकिश हेनरी मॉरिसेट को और पॉल रिचर्ड ने तलाक दिया विल्हेमाइन वैन ऑस्टविन को। दोनों ने आपस में शादी कर ली। कब शादी की? 1911 ईस्वी में शादी की। अब जब शादी की तो साथ में रहने लगे। पहले तो मिलता जुलता संबंध था इनका कि मैक्स थियन के यहाँ जब आ रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जब शादी की तो साथ में रहने लगे। अब साथ में रहने लगे तब खुली आंख किसकी? मीरा अल्फासा की। उसने क्या दर्ज किया है? द मदर बिलीव्ड हिम एन असुराज इनकारनेशन। इसको लगा, ऐसा विश्वास हुआ मीरा अल्फासा को उसकी गतिविधियों से, उसकी क्रियाओं से, उसके व्यवहार से कि ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो मनुष्य के रूप में किसी असुर से आविष्ट है, या किसी असुर का जन्म लगता है। और वो असुर किसका है? असुर ऑफ लाई, को झूठ का शैतान होगा, झूठ का पिशाच होगा। तो वो इसी का स्वरूप है। He liked him to convert him. He liked to convert him, but afterward decided that it is impossible. पैशाचिक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए मीरा अल्फासा ने प्रयास किया, ऐसा उसका दावा था, लेकिन असफल रही। A man with a high intellect, he insisted on acknowledgement him as avatar by mother. Her denials were accompanied by violent scenes. और जब इन दोनों के बीच में अवतार इत्यादि का विवाद हुआ कि मैं इसका अवतार हूं, उसका हूं, बोले नहीं तुम असुर हो, ये हो, तो खूब मारपीट हुई, खूब झगड़ा झंझट हुआ। और पॉल रिचर्ड ही वो व्यक्ति था जिसने मीरा अल्फासा को, द मदर को मिलवाया किससे? अरविंदो से। कब मिलवाया था? 1914 ईस्वी में। 11 में शादी हुई, दोबारा दूसरी शादी हुई दोनों की आपस में। फिर पॉल रिचर्ड ने अरविंदो से मिलवाया इसको। अरविंदो से मिलने के बाद इसने पॉल रिचर्ड को दे दिया तलाक, मतलब सेकेंड मैरिज भी इसने तलाक देकर खत्म कर दी। विश्व युद्ध पहला छिड़ गया था तो पॉल रिचर्ड चूंकि फौज का आदमी था उसको लड़ने जाना पड़ा, तब तक ये भी इधर उधर भटकी बहुत। 1920 ईस्वी में इसने फिर से ज्वाइन किया अरविंदो को और अरविंदो के टीचिंग्स को ये और पॉल रिचर्ड मिलकर प्रकाशित भी किया करते थे। और अल्फासा फिर अरविंदो के साथ उसके घर में रहने लगी। अब अरविंदो ने अल्फासा को एक दर्जा दे दिया कि ये मेरी आध्यात्मिक पार्टनर है, मतलब ये शिव शक्ति का संबंध है, हम शिव हैं, ये हमारी शक्ति है। बाहर से तो यही कहा गया था, अस्तु हम अभी उसी पर बात करेंगे। तो अरविंदो सून रिकॉग्नाइज्ड अल्फासा एज हिज स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट, टाइटल हर द मदर एंड इनकार्नेशन ऑफ द कॉस्मिक डिवाइन मदर ऑफ द यूनिवर्स। और उसने अल्फासा को क्या कह दिया? ये साक्षात जगदम्बिका की अवतार हैं, जो मदर ऑफ डिवाइन यूनिवर्स हैं या डिवाइन मदर ऑफ यूनिवर्स हैं, जो इस विश्व को बनाने वाली परम शक्ति जगदम्बिका है, ये उन्हीं का अवतार है। और ये अवतार क्या है? ये अवतार तुर्की और मिस्री खून से जन्मी हुई यहूदी महिला थी जिसने पहले फ्रांकिश हेनरी मॉरिसेट से शादी की, उसको तलाक देके मैक्स थियन के एक शिष्य जो फ्रीमेसन्स का सदस्य था पॉल एंटनी रिचर्ड, उससे शादी की और उसको भी तलाक देकर अरविंदो के साथ रहने लगी। और अरविंदो ने उसको क्या कहा? ये तो जगन माता जगदम्बिका की अवतार है। अब समझ लो, इससे आगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और कहा गया कि ये जगदम्बिका की अवतार होने के साथ साथ एक और इंकारनेशन है। किसकी? तो इसमें इसके अनुयायी यह दावा करते हैं। अच्छा, ये जो है क्या किया? अल्फासा और अरविंदो दोनों ने मिलकर साथ में प्रवचन करना आरंभ किया, प्रवचन देना आरंभ किया। तो इनका घर ही बन गया धीरे धीरे, आश्रम, पांडिचेरी इत्यादि में ये सब का संस्थान चलता है।
So the Queen Catherine II is considered to be the mother's last incarnation. She did take birth before she was born as मीरा अल्फासा। तो इन्होंने एक और बात उड़ाई थी जानकारी में लोगों के कि क्वीन कैथरीन द्वितीय का ये पुनर्जन्म है। कौन? मीरा अल्फासा। और क्वीन कैथरीन द्वितीय कौन थी? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, रूस में शासन करने वाली, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कोई सिंगल लेडी हुई हो रानी, तो वो क्वीन कैथरीन द्वितीय थी, जो अपनी मृत्यु पर्यंत गद्दी पर थी, रूस की गद्दी पर थी। तो ये मीरा अल्फासा के उन्होंने दर्जा दे रखा। हालांकि अरविंदो के मरने के बहुत वर्षों के बाद तक मीरा अल्फासा ने अरविंदो के लेखन को, प्रवचन को आगे बढ़ाया है और इसने एक नगर की स्थापना की जिसको कहते हैं ऑरोविल। और ऑरोविल क्या है? मीरा अल्फासा के द्वारा संस्थापित एक ऐसी संस्था है जहां विश्व का कोई भी नागरिक आकर रह सकता है और इसकी जनसंख्या 50,000 है। ऑरोविल के विषय में आपको इंटरनेट पर बहुत जानकारी मिल जाएगी। ऑरोविल इज अ यूनिवर्सल टाउनशिप in the making for a population of up to 50,000 people from around the world. It was founded by मीरा अल्फासा। तो ये हमने आपको अरविंदो के विषय में बताया कि कैसे अरविंदो ने एक मिस्री और तुर्की खून से उत्पन्न यहूदी महिला को, जो 2 बार की तलाकशुदा थी, उसको जगदम्बिका का अवतार बता रखा था। और कैसे फ्रीमेसन्स में उसकी बातें चर्चित भी होती थी, कैसे अरविंदो का बड़ा भाई फ्रीमेसन्स था और कैसे फ्रीमेसनरी लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि अरविंदो ने कोई बहुत बड़ा कल्ट उस समय खड़ा नहीं किया था और न सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के स्पष्ट विरुद्ध जाकर कोई अभियान चलाया, जैसे कि दयानंद ने चलाया, जैसे कि इस्कॉन ने चलाया, वैसा इसने नहीं किया था। इसीलिए इसका प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाया और इसीलिए मृक्षराज को इसमें ज्यादा रुचि भी नहीं थी। लेकिन इसमें एक योग्यता तो थी जिसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीजों को समझ सकता था, ये सीक्वेंसेज को देख सकता था, सीक्वेंसेज के आधार पर किसी आउटकम को ये प्रोफेसाइज कर सकता था। तो इस मामले में इसमें एक काबिलियत तो थी, ये गुणवत्ता तो थी, किंतु सनातन धर्म के उत्थान में, शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में हम नहीं मानते कि अरविंदो ने कोई सिग्निफिकेंट काम किया था, कोई महत्वपूर्ण काम किया था। क्योंकि अंततः कम ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन पक्ष इसका भी वही था जो मृक्षराज या फ्रीमेसन्स का है। अब यहां पर यह बात अवश्य है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इसने लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास किया था। तो क्या होता है कि आपस में युद्ध होना, संघर्ष होना, एक दूसरे का भिड़ते रहना, यह मृक्षराज की शक्ति को अंततः बढ़ाता ही है। इसीलिए मृक्षराज जो है वो कलह को उत्पन्न करवाता है, कलह को रुकवाता नहीं है। कलिष्ठ कलह प्रिय। और जब बाहर बाहर कलह न हो पाए तो आंतरिक अनुयायियों में भी कलह उत्पन्न करा देता है। कुछ लोगों ने पूछा था कि फ्री में जब इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, ये सब फ्री इसके ही, मृक्षराज के ही उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो आपस में क्यों नहीं बनती? आपस में इसलिए नहीं बनती क्योंकि कलिष्ठ कलह प्रिय। एक दूसरे के काम को ये लोग पूरा तो तोड़ नहीं रहे, बस वर्बल वार ही तो कर रहे हैं। लेकिन दोनों का जो मूल उद्देश्य है मृक्षराज का बल बढ़ाना, वो कलश से बढ़ रहा है, और दूसरा उद्देश्य सनातन धर्म की हानि करना, वो भी कर ही रहे हैं। सैद्धांतिक हानि तो कर ही रहे हैं, चारित्रिक हानि तो कर ही रहे हैं। इसीलिए इनका जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जो है वो मृक्षराज के अंततः बल को बढ़ाने वाला द्वंद्व है, जिससे मूल उद्देश्य उनका क्या है, सनातन धर्म की हानि, वो पूरा हो ही रहा है मूल उद्देश्य उनका। तो हमने आपको बताया अरविंदो के विषय में जो हमारे पास अभी आवश्यक लगा बताना, वो हमने आपको बताया। और अरविंदो के सिद्धांतों पर चर्चा हुई भी थी शिमला के फ्रीमेसन्स हॉल में 1953 ईस्वी के जून महीने में। जो एबी पुरानी के डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे वहां इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो आर्य समाज की बात है जिसमें मैडम ब्लावत्स्की का नाम आया था, ब्लावत्स्की ने आर्य समाज को फंडिंग देने में, प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। अपितु कहें तो दयानंद सरस्वती तो बस आर्य समाज के प्रवर्तक के रूप में एक चेहरा है ताकि हिंदुओं को उधर आकर्षित किया जा सके। वस्तुतः दयानंद सरस्वती एक ब्रांड एम्बेसडर बस रहा, वो एक विज्ञापन करता रहा, उसको एक फ्रंटियर में चेहरा बनाकर खड़ा किया गया था। वास्तविक कंट्रोल तो आर्य समाज में भी फ्रीमेसन्स का ही था। कैसे था इसको सप्रमाण बताएंगे, ससंदर्भित बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ध्यान इस अनुभाग में एक दूसरी घटना की ओर ले जाना चाहते हैं जो कि आप नहीं जानते। कोल्हापुर में साहू घाटगे का शासन था और कोल्हापुर का यह शासक अपने ब्राह्मण द्वेष के लिए प्रसिद्ध था। अभी जब आप फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई, ज्योतिबा, नारायण गुरु ये सब की बात कहते हैं, सनातन धर्म को विकृत करने में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ है। इन लोगों का ये बौद्धिक स्पॉन्सर रहा,
जो कोल्हापुरी गद्दी थी घाटगे की, शाहू की। और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसने ब्राह्मणों के विरुद्ध और ब्राह्मणों के द्वारा जो मर्यादित चल रहा था सनातन धर्म, उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा है। और ये आर्य समाज का बहुत बड़ा फाउंडर रहा है, स्पॉन्सर रहा है, फंडर रहा है, फंड रेजर रहा है। कौन? कोल्हापुर का राजा। तो इसका एक उद्देश्य था कि हम ब्राह्मणों को समाप्त कर डालें, बल्कि नरसंहार कर डालें ब्राह्मणों का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ था, 18 जनवरी 1918 को शाहू ने रॉबर्टसन को जो चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी छपी भी है, ये चिट्ठी का जो सार है उसको एक पुस्तक है जिसको द आर्य समाज कुलकर्णी वैतंस, ये जो है इसका अनुभाग, ये शाहू छत्रपति और रॉयल रिवॉल्यूशनरी धनंजय कीर ने लिखी थी। धनंजय कीर की ये पुस्तक है, धनंजय होना चाहिए लेकिन धनंजय ही उसका वर्तनी वो लिखता था। तो 300 और 301 ये दोनों पृष्ठ आप पढ़ेंगे, शाहू छत्रपति और रॉयल रिवॉल्यूशनरी, उसमें जो चैप्टर है द आर्य समाज कुलकर्णी वतंस, उसमें आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, ऑन जनवरी 18, 1918 Sahu wrote to Robertson that his brother had helped him in the imperial work of collecting money for the war loan fund and in recruiting, and so he should be given more permanent status by putting him above Vishalgarh and Bawada. Sahu was happy that by educating non-Brahmins he could take them up in his administrative services, and the Brahmins had lost their hold on the state machinery. The non-Brahmin leaders were not asserting themselves in society. In order to break down the Brahmin supremacy, he said, he had also encouraged the Christian missionaries and their work. Revealing his mind to Robertson, Sahu further said that he had taken a vital decision. For a similar purpose, now I am taking up the Satya Sodhak Samaj and the Arya Samaj. I myself am an Arya Samajist at heart and an admirer of its principles, though I never said so openly. साहू ने जो पत्र लिखा था किसको, रॉबर्टसन को, जिसका हम संदर्भ दे चुके हैं आपको, उस पुस्तक में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहता है, क्योंकि ब्रिटेन को युद्ध लड़ना होता था और 18 में ये पत्र लिखा गया, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के खर्चों को भरने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। कि टैक्स कौन देगा, भारतीय ही तो देंगे, जहां कॉलोनी है वो कॉलोनी की जनता देगी। तो क्या लिखता है, जो हिंदी अनुवाद है इसका, उनके भाई ने, मतलब साहू के भाई ने उन्हें युद्ध ऋण कोष के लिए धन इकट्ठा करने और भर्ती करने में ब्रिटिश इंपीरियल के काम में मदद की थी, और इसके लिए उन्हें विशालगढ़ और बावड़ा में कोई उच्च व अस्थायी दर्जा दिया जाना चाहिए। साहू इस बात से खुश थे कि गैर ब्राह्मणों को शिक्षित करके वह उन्हें अपनी प्रशासनिक सेवाओं में ले सकते थे, ताकि ये ब्राह्मणों की जगह ले सकें और इस तरह कोल्हापुर के प्रशासन को पूरी तरीके से ब्राह्मणों से मुक्त कर सकें, ताकि ब्रिटिश सरकार की हिंदू विरोधी योजनाओं को लागू करने में कोई विरोध न हो सके। गैर ब्राह्मण नेता समाज में अपना जोर लगा रहे थे। उन्होंने कहा, किसने, साहू ने रॉबर्टसन को कहा, कब कहा, 18 जनवरी 1918 को जो पत्र लिखा उसमें कहा, ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ने के लिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों और उनके काम को भी प्रोत्साहित किया और सहयोग किया। और रॉबर्टसन को अपने मन का सीक्रेट बताते हुए इसी चिट्ठी में साहू ने लिखा है, मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्या, इसी तरह के उद्देश्य के लिए अब मैं सत्य शोधक समाज और आर्य समाज को बढ़ावा दे रहा हूं। सत्य शोधक समाज के विषय में आप जान सकते हैं, ये ईसाई मिशनरियों का एक स्पिन ऑफ संस्थान था, जो आजकल जय भीम का बाप बना हुआ है। मतलब जय भीम ये सब जो हैं, अंबेडकर और ये सब जितने हैं, सब इसी सत्य शोधक समाज से आगे निकले हुए हैं। ये लोग अंदर से क्रिश्चियन हैं और बाहर से स्वयं को दलित और ये सब दबा कुचला और ब्राह्मणों द्वारा शोषित है, ये सब दिखाते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हुए पूरे देश को खोखला करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसने क्या लिखा था साहू ने, कि इसी तरीके के उद्देश्य के लिए अब मैं सत्य शोधक समाज और आर्य समाज को बढ़ावा दे रहा हूं। ये उद्देश्य क्या है, इसी तरह का उद्देश्य, मतलब उद्देश्य क्या है, जिन ब्राह्मणों की वजह से 1857 हुआ था विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध, जो प्रथम स्वातंत्र समर युद्ध जिसको कहा जाता है, उन ब्राह्मणों का अस्तित्व समाज से समाप्त करने के लिए मैं स्वयं आर्य समाजी हो गया हूं। आर्य समाजी कोल्हापुर में जाकर वही कार्य कर रहे थे जो मिशनरी लोग कर रहे थे, ईसाई मिशनरी कर रहे थे, सत्य शोधक समाज वाले कर रहे थे। तो जो सत्य शोधक समाज है और मिशनरी हो, भारतीय समाज का सहयोग तो कर नहीं रहे थे, वो तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कर रहे थे। और सत्य शोधक समाज वाले भी ब्रिटिश मिशनरी और आर्य समाज दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों का सहयोग लेकर, आर्य समाजियों का सहयोग लेकर सत्य शोधक समाज वाले ने कोल्हापुर के राजा के सहयोग से सनातन धर्म के विरुद्ध काम करना आरंभ किया था, ताकि 1857 जैसा विद्रोह पुनः न हो सके। ये हमने आपको संदर्भ दिया। और ये कैसा था, कोल्हापुरी जो साहू घाट के था वो कैसा था, तो इसका भी आपको संदर्भ देता हूं, पढ़कर सुनाता हूं, फिर हिंदी अनुवाद बताऊंगा। क्या हुआ,
प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड इंडियन नेशनलिज्म का 104 पृष्ठ आप देखेंगे, उसमें क्या है। समर्थ पत्रिका में 8 अगस्त 1906 में ये बात छपी थी, और मॉडर्न एशियन स्टडीज में भी छपा है, वॉल्यूम 7 देखेंगे, अप्रैल 1973 का संस्करण नंबर 2, उसमें देखेंगे। द महाराजा ऑफ कोल्हापुर, ये वाला विषय देखेंगे तो द पुअर हेल्पलेस वुमेन ऑफ कोल्हापुर पिटिशनड लेडी मिंटो alleging that 4 Brahmin ladies had been forcibly seduced by the Maharaja and that the political agent had refused to act in the matter. Broadsheets were distributed maintaining no beautiful woman is immune from the violence of Maharaja, and the Brahmins being special objects of hatred, no Brahmin woman can hope to escape this shameful fate. The political agent, commenting on the petition and on the broadsheets, wrote, I am sure as it is possible to be that His Highness leads a clean life. I believe he has a mistress up to last year, but she died. He has never been a promiscuous fornicator. The agent blamed everything on the troublesome Brahmins. ये कहाँ छपा है? पॉलिटिकल एजेंट टू गवर्नमेंट, बॉम्बे, 5 अगस्त 1906 को छपा था। ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इसका अर्थ क्या है? कोल्हापुर के महाराज, जो कोल्हापुरी साहू घाट के था, उसके खिलाफ गरीब और लाचार महिलाओं ने लेडी मिंटो से शिकायत की थी। अब लेडी मिंटो क्या थे? उस समय अंग्रेजी शासिका रही यहाँ पर, तो उसमें से एक प्रधान रही। तो क्या कहा उस शिकायत में कि जो कोल्हापुरी साहू घाट के जो राजा है, उसने 4 ब्राह्मण महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया है। तो इसकी शिकायत किससे की गई थी? पॉलिटिकल एजेंट से की थी। अब पॉलिटिकल एजेंट क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा हर राज्य में एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाता था, एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था, जिसके अनुसार उस राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता था। 1948 में, जब 47 के बाद देश आजाद हुआ कहा जाता, 48 में ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी समय से प्रारंभ हो गया और ब्राह्मणों के विरुद्ध सारा षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। ये बहुत पहले से चल रहा है और देश विरोधी सत्ताओं के साथ ही मिलकर ये सब कार्य कर रहे थे। तो क्या हुआ, कोल्हापुरी साहू इतना ब्राह्मणों से घृणा करता था कि उसने 4 ब्राह्मण महिलाओं का बलात्कार किया था। और उस समय जब पॉलिटिकल एजेंट, जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था, उससे शिकायत की गई, तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया था, क्या कहा कि कोल्हापुर के महाराज एक सादा और साफ सुथरा जीवन जीते हैं, और उनके हिसाब से पिछले वर्ष तक महाराज की पत्नी भी जीवित थी, इसीलिए गलती किसकी है? सारा इल्जाम ब्राह्मण महिलाओं का ही है। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो गलती उनकी ही होगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बहुत शोषण किए हैं, इसीलिए अगर ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा बलात्कार हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब पहले इन्होंने शोषण और अत्याचार की एक फर्जी कहानी गढ़ी, और उस फर्जी कहानी के आधार पर फिर इन लोगों ने क्या किया? ब्राह्मणों की महिलाओं का शोषण और बलात्कार करना आरंभ किया। अब जो स्लेवरी और दास प्रथा और शोषण इत्यादि की बात है, उस विषय को एक्सपोज करते हुए कैसे मिशनरी ही शोषण करती थी, लेकिन इल्जाम भारतीयों पर और उसमें ब्राह्मणों पर डाला जाता था। इस विषय में अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो शूद्रों और दास प्रथा के ऊपर हमने लिखित रूप में भी अपनी पुस्तक उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श में लिखा भी है, और साथ साथ अपने मेन चैनल स्वामी निग्रहाचार्य इत्यादि के नाम से जो है उसमें भी हमने वीडियो अपलोड किया है। फेसबुक, यूट्यूब पर भी वो वीडियो उपलब्ध है। दास प्रथा का रहस्य स्वामी निग्रहाचार्य के द्वारा बोला गया, उसमें आप देख सकते हैं उसको। और मृक्षराज श्रृंखला में भी आगे और सप्रमाण हम बताएंगे कि क्या क्या गलत आरोप, अप्रामाणिक आरोप ब्राह्मणों पर लगाए जाते रहे थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंट ने तो बात सुनने से मना कर दिया था, तब लेडी मिंटो से इन लोगों ने, ब्राह्मणियों ने शिकायत की थी। तो इससे स्पष्ट है कि ये किस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति था, और इसने रॉबर्टसन को लिखी चिट्ठी में स्वीकार किया था कि हम आर्य समाज को यहां स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा जा सके और क्रिश्चियन मिशनरीज का जो काम है उसको बढ़ाया जा सके, उसको एक्सपेंड किया जा सके। अच्छा, इतना ही नहीं, मिराज की ईसाई मिशनरियों के साथ उसके संबंध भी ये थे, और ये भी आप देखें 307वें पृष्ठ में छत्रपति साहू और रॉयल रिवॉल्यूशनरी पुस्तक में आप देखें तो क्या कहते हैं? साहू रिटर्न टू कोल्हापुर ऑन February 10, 1918 एज ए रूलर। द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज कैथोलिसिटी, कैथोलिक चर्च से जुड़ा था ना, एज ए रूलर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज कैथोलिसिटी स्प्रेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हिज कनेक्शंस विद द मिशनरी अथॉरिटीज ऑफ मिराज वेयर वेल नॉन। He was called by the Miraj mission students to address them. Sahu gladly accepted their invitation and wrote to Jadhav that he felt really proud that they should consider him one of them. I should never forget. He said, "This honor done to me and I value it most." जब मिराज की मिशनरी अथॉरिटी जिसको बुलाती थी तो बहुत प्रसन्नता से जाता था। यही स्वभाव आपको भारत के आज के प्रधानमंत्रियों को भी देखने में मिलेगा।
तो ये मिशनरियों में जाता था और कैथोलिक इन्फ्लुएंस अपना दिखाता था, और इसी ने रॉबर्टसन को कहा था कि मैं आर्य समाज को पूरा प्रमोट कर रहा हूं यहां पर, ताकि ब्राह्मणों की सत्ता को तोड़ा जा सके और क्रिश्चियन मिशनरीज को आगे बढ़ाया जा सके, ये भी इसने कहा था। और the non-Brahmin leaders were not asserting themselves in society in order to break the Brahminic supremacy. He said he had also encouraged the Christian missionaries and their work for a similar purpose now. दोनों पर्पस सेम है, ब्राह्मणों का विध्वंस और क्रिश्चियंस को उठाना। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टेकिंग अप द सत्य शोधक समाज एंड द आर्य समाज। आई माई सेल्फ आर एन आर्य समाजिस्ट एट हार्ट एंड एन एडमायरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब मैं आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रशंसक हूं और हृदय से एक आर्य समाजी हूं, यद्यपि मैं इस विषय में सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कह रहा हूं। दो आई नेवर सेड सो ओपनली। ये चिट्ठी में उसने लिखा था। सार्वजनिक रूप से कहता तो लोग उसके षड्यंत्र में नहीं आ पाते, लोग समझ जाते कि आर्य समाज तो ईसाइयों से मिला हुआ है, ये तो ब्राह्मणों को रोककर तोड़कर और क्रिश्चियंस को आगे बढ़ाना चाहता है। अब आप अगर ये कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश के 13वें 14वें समोल्लास में तो ईसाई और इस्लाम की निंदा की गई है, उनका खंडन किया गया है, उनका विरोध किया गया है, ये बात कैसे, अगर ये मिशनरियों को बढ़ा रहे थे? तो इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे आपको, लेकिन आगे के अनुभागों में क्रमशः आपको बताते जाएंगे। अस्तु, अब हम साहू जी के बारे में आपको बता रहे थे कि जो साहू जी था उसने लॉर्ड हैरिस के साथ भेंट मुलाकात की थी। लॉर्ड हैरिस एंड आबा साहब घाटगे हैड प्लान्ड फॉर साहू अ ट्रिप टू लंदन, बट ही अवॉइडेड अंडरटेकिंग द जर्नी एट दैट स्टेज। ही वाज नाउ टू विजिट लंदन ऑन द ओकेजन ऑफ द कोरोनेशन ऑफ किंग एम्परर एडवर्ड VII एंड फेरिस वाज रेडी टू अकम्पनी हिम। साहू छत्रपति फेल्ट ऑनर्ड एट द इन्विटेशन टू अटेंड द कोरोनेशन ऑफ द किंग एम्परर। ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर एंड ही वाज हैप्पी दैट ही वुड बी एबल टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स लाइक लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड रे एंड अदर्स। लेकिन इसके बाद जो इसने बात कही है, साहूज चीफ ऑब्जेक्ट इन स्पॉन्सरिंग द आर्य समाज इन कोल्हापुर वाज टू ब्रेक डाउन द ब्राह्मण सुप्रीमेसी व्हिच द सत्य शोधक समाज हैज फेल्ड टू डू। जो सत्य शोधक समाज फूले इत्यादि के अनुसार चल रहा था उस समय, सत्य शोधक समाज जो फूले इत्यादि के अनुसार ब्राह्मणों के विरुद्ध चल रहा था, वो जब ब्राह्मणों के प्रभाव को समाप्त करने में असफल हुआ तो आर्य समाज का आश्रय लेकर ऐसा करने का प्रयास किया गया। इसीलिए आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये 300 पहले पृष्ठ में ही बता रहा हूं उसी पुस्तक से, द रॉयल रिवोल्यूशनरी बाय धनंजय कीर। साहू चीफ ऑब्जेक्टिव इन स्पॉन्सरिंग द आर्य समाज इन कोल्हापुर वाज टू ब्रेक डाउन द ब्राह्मण सुप्रीमेसी व्हिच द सत्य शोधक समाज हैड फेल्ड टू डू। ही वांटेड द आर्य समाज टू हेल्प द सत्य शोधक समाज। और इतना ही नहीं, सत्य शोधक समाज से जो इतना जुड़ा हुआ है वो साहू क्या कर रहा था, साहू घाट के थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी और मैडम ब्लावात्स्की के विषय पर हम आपको आगे बताएंगे। इन हिज अकबेरियन रियल साहू हैड ऑलरेडी ट्राइड टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और क्या हुआ, आर्य समाज ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के विरुद्ध था, बाहर से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ऐसे लोगों को आर्य समाज अपने पास जोड़ने मिलाने का प्रयास करते रहता था ताकि लोगों में क्रांतिकारी छवि बनाई जा सके। लेकिन आप 303 पृष्ठ पढ़ेंगे इसी पुस्तक का, तो क्या कहते हैं, इन दोज डेज द आर्य समाज वाज अ रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट हेल्प्ड इट। गवर्नमेंट ने आर्य समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वफादार कौन था, कोल्हापुर का साहू। कोल्हापुर का साहू क्यों वफादार था, क्योंकि जब ब्रिटिश वाले लोग, ब्रिटेन वाले लोग यहां गुरुकुलों को नष्ट कर रहे थे, मैक्स मुलर, मैकॉले इत्यादि के माध्यम से हिंदुओं को नीचा दिखा रहे थे। हालांकि दयानंद सरस्वती ने इन लोगों के विरुद्ध भी लिखा है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है सब बताऊंगा आगे। आप जो जो दयानंद सरस्वती का तर्क प्रस्तुत करेंगे सबका उत्तर मिलेगा। तो ब्रिटेन वाले ईसाइयत को बढ़ाना चाहते थे और साहू घाट के ब्राह्मणों को मारना चाहता था। ईसाइयत का बढ़ना तभी संभव था जब ब्राह्मण मरेंगे, ब्राह्मण समाप्त होंगे, और इसको चाहिए था साहू को ब्रिटेन का सपोर्ट, ब्रिटेन को चाहिए था लोकल राजा जो ब्राह्मणों से द्रोह भी करे, ब्राह्मणों को मारे और ईसाइयत को प्रमोशन करे। तो ये दोनों आपस में मिल गए और गवर्नमेंट ने आर्य समाज को हेल्प किया और साहू ने आर्य समाज को पैसा दिया
आर्य समाज को किससे मिलाया? जो वामपंथी सत्यशोधक समाज है उससे मिलाया, और ब्राह्मणों को लताड़ा और सनातन धर्म के मान्य शास्त्रों को मिलावटी, प्रक्षेप, नकली और अप्रामाणिक बोलना आरंभ किया। तो क्या हुआ, इन दो और आर्य समाज ने गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप सीधे सीधे नहीं किया है आधिकारिक रूप से। इसीलिए इन दोज डेज द आर्य समाज वाज अ रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट हेल्प्ड इट बिकॉज द आर्य समाजिस्ट कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट एंड डिड नॉट डेबल इन पॉलिटिक्स। ये बात भी है। तो हमने आपको कुछ प्रमाण दिए हैं कि कैसे अरविंदो का संबंध, कैसे साहू घाटगे का संबंध इन सभी तत्वों से रहा है। आगे के अनुभागों में हम आपको विशेष करके आर्य समाज के विषय में बताएंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.